आज मैं विभाति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप सभी को यूनिट थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कराने वाली हूँ क्विकली। तो इन शॉर्ट हम पूरा थर्मोडायनेमिक्स आज हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ जो फॉर्मूला आ जाएगा वो है dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे dq जो है वो है चेंज इन हीट फ्लो, du is the internal energy, change in internal energy and dw is the amount of work done। अगेन जो फॉर्मूला है वो है dq is equals to nc dt। here n is the number of moles, c is the specific heat and dt is the heat temperature difference। ये इन जनरल हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आज मैं जो भी यहाँ पर रिवाइज करने वाली हूँ वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के इंटेंशन से है, जिससे हमारा न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो तीसरा फार्मूला मैं जो लिखूँगी वो है du इज इक्वल्स टू mcv dt। here du is the change in the internal energy, m is again like generally we take m is equals to 1 and cv is the specific heat for constant volume and dt is the temperature difference। and हमेशा हम लोग du के लिए cv ही लेंगे और ये आइसोकोरिक प्रोसेस से हमें ये वाला फार्मूला मिला है। फिर नेक्स्ट जो फार्मूला हम लेंगे वो हो जाएगा cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r। तो ये cp cv और r को रिलेट करता है एंड दिस फार्मूला इज़ नोन एज मेयर्स फार्मूला। ये जो चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये लोगों को तभी समझ में आएंगी जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है। और मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, आज पढ़ा नहीं रही हूँ बेसिकली, आज मैं तो रिविज़न करा रही हूँ। तो बस ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के प्रोसेस से है, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रिलेट ना करें। सो CV अगर हम यहाँ पे 4th नंबर में हमने देखा CP और CV के टर्म में लिखा है तो ये इक्वल्स टू R है। अगर हमें सिर्फ CV के टर्म में लिखना है और CP नहीं चाहिए, अगर आंसर में हमारे न्यूमेरिकल में CP दिया ही ना हो, हम CP निकाल भी ना पाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे R/(γ-1)। फिर जो नेक्स्ट हो जाएगा वो 6 नंबर, वो वैसे ही हम CP निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा एंड R। तो इस फॉर्मूला में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा गामा इंटू R डिवाइडेड बाय γ-1। देखिए आप नोटिस करेंगे इन दोनों फॉर्मूलेज में नीचे का डिनोमिनेटर सेम है और ये R भी सेम है, बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये गामा आ जाता है। तो ऐसे ये CP और CV हम दोनों निकाल सकते हैं। फिर जो 7 नंबर फार्मूला है वो फार्मूला हो जाएगा, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा ∆Q इज इक्वल्स टू dW इंटू 1/γ-1 प्लस 1। और ये फॉर्मूला आया है फ्रॉम आइसोकोरिक प्रोसेस। और ये इस वीडियो में मैं मान के चल रही हूँ कि आपको सारे प्रोसेसेस पता है, जैसे कि आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस एक्सेट्रा। और ये भी मैं मान के चल रही हूँ कि आपको सारे लॉस पता है। बस इन दो चीज़ों को अज्यूम करके हम पूरा आगे का डिस्कशन करने वाले हैं। तो 7th नंबर ये जो फॉर्मूला आया है दिस इज़ फ्रॉम आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हो पाया तो मैं इसका भी एक वीडियो बाद में बना लूँगी सारे प्रोसेसेस का एंड रिलेटेड टू लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, पर पहले ये कंप्लीट करते हैं। फिर 8th नंबर में हम जो फॉर्मूला देखने वाले हैं वो है W इज इक्वल्स टू NR इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय γ-1। तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, T2 भी टेम्परेचर है फर्स्ट बॉडी का और सेकेंड बॉडी का, यानी कि आप मान सकते हैं सोर्स का या फिर सिंक का। सोर्स और सिंक तो हम बात करेंगे
इंजन में, कार्नोट इंजन में, यहाँ आप बस टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी का फ्रॉम एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर कुछ चेंजेस करने के बाद हमने बॉडी में कोई वेरिएबल्स में चेंजेस किया है तो पहला टेम्परेचर T1 था और फिर बाद में जो टेम्परेचर आया वो T2 हो जाएगा। तो इसमें W इज इक्वल्स टू हो जाएगा NR T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। फॉर्मूला ऐसे है, बाद में हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कन्वीनियंस के लिए। फिर 9th नंबर में हम जो फॉर्मूला देखेंगे वो हो गया Q इज इक्वल्स टू nRT ln V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला आ रहा है हमारा फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये आइसोथर्मल ओके, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस से हमने ये फॉर्मूला लिया है। ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं, बट ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें हम सारे फॉर्मूले क्विकली बस रिवाइज करने आए हैं। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर गिवन है तो इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 मोल अगर गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 मोल, तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 RT। R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, U इज द इंटरनल एनर्जी। उसके बाद जो फॉर्मूला हम देखेंगे वो हो जाएगा CV इक्वल्स टू du/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ऐसे ही गामा जो होगा वो हो जाएगा CP/CV, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं अक्सर हर एग्ज़ाम्स में। तो अभी हम करने वाले मिक्सिंग प्रॉब्लम्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट कह लो या फॉर्मूला कह लो आप, तो मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ कि अगर उस मिक्सिंग प्रॉब्लम में NF सेम है, यानी कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो पहले क्या था N1 था और बाद में N2 था। तो अगर उन दोनों को जोड़ दो तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स फाइनली जो चेंज होके मिल रहा है वो NF है। और UF जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो भी सम ऑफ हो जाएगा U1 प्लस U2। और जो वॉल्यूम चेंज है वो भी जो हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2। एंड चेंज इन इंटरनल, यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो भी हो जाएगा डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2। अगर इतनी सारी कंडीशंस हैं कि इनको ऐड करके हमें ये आ रहा है, और गिवन अगर है CV यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सेम, और तो हम यूज़ कर सकते हैं U इज इक्वल्स टू NCV/dt दोनों में ही, यानी कि इसमें भी NCV/dt यूज़ करेंगे और इसमें भी NCV/dt यूज़ करेंगे। तो फाइनली जो हमारा जो CV है बोथ साइड वो सेम रहेगा। तो वैसे केसेस में जो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं वो फॉर्मूला कुछ ऐसे है। TF अगर हमें टेम्परेचर पूछ दिया, फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, जैसे दो अलग अलग बॉडीज़ हैं उनको मिक्स करा दिए, तभी तो ये आ रहा है कि N1 एक बॉडी था N1 जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स N1 थे, और एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स N1 थे और दूसरे सिस्टम में नंबर ऑफ़ मोल्स N2 थे। अगर उन दोनों को मिक्स करा दिए तो फाइनली सिस्टम के बाद नंबर ऑफ़ मोल्स कितने बचेंगे, तो वो होंगे NF। तो वैसे ही है कि आफ्टर मिक्सिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन अगर आया तो हम डायरेक्ट ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, N1 इंटू T1 प्लस N2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो ये फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। उसी तरह अगर फाइनल प्रेशर निकालने के लिए पूछा गया तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे N1 T1 प्लस N2 T2 इंटू R दैट इज़ गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V1
प्लस V2। और इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर ली है, ये जो वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, तो बस ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा हमारा, नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। तो ये एक फार्मूला बहुत ही जनरल फार्मूला है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा ही था कि गामा इक्वल्स टू होता है CP/CV। इसको एक और फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं गामा को। अगर नंबर ऑफ या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दिया तो 1 + 2/f भी लिख सकते हो आप लोग, या फिर 1 + 2/n भी लिख सकते हैं। n और f जो है वो दोनों ही जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है तो हम गामा निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 14, नेक्स्ट फार्मूला। अब एक फार्मूला आ जाता है कभी कभी कि फार्मूला नहीं कह सकते, बस एक कन्वर्जन है जो कि हमें याद रहना चाहिए कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल। 4.184 भी कहीं कहीं लिख सकते हो, नहीं तो 18 भी लिखने से काम हो जाएगा। तो ये हो गया 1 कैलोरी इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो ये जो मैं लिखवा रही हूँ वो सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बस वो सारी चीज़ें शेयर करी है जो जिससे कि आगे कोई भी क्वेश्चंस आए तो इजीली सॉल्व हो जाए। फिर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 15 नंबर ले सकते हैं। तो मिक्सिंग प्रॉब्लम जो हम अभी कर रहे थे उसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है मिक्सिंग प्रॉब्लम पे कि अगर CV निकालने को कह दिया, अगर CV इज़ डिफरेंट। पिछले बार हमने जो केस देखा था इसमें हमने CV सेम रखा था। अगर CV डिफरेंट हो तो हम CV और CP कैसे निकालेंगे अगर क्वेश्चन में निकालने को कहा। तो CV इक्वल्स टू, CV को हम यहाँ CV फाइनल ले रहे हैं आफ्टर मिक्सिंग, तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये हो गया CV, दैट इज़ specific heat, that is specific heat at constant volume, and the CP is equals to specific heat at constant pressure. So this will be equals to N1 CP1 plus N2 CP2। इन वेरिएबल्स के बारे में तो मुझे एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता चुकी हूँ मैं। और ये हो जाएगा N1 प्लस N2। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आप यूज़ करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर जो हम देख सकते हैं वो एक फार्मूला है कि इसको डायरेक्ट कैसे यूज़ करें। पूरा इक्वेशन अगर लिख दे तो NCVT इज इक्वल्स टू हो जाएगा N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 एंड T2। ये भी एक टाइप का फार्मूला है जिसको हमें जब जैसा ज़रूरत हो, नीड हो, उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट फार्मूला देख सकते हैं हम 16 नंबर, उसको डाल लें कि वो तो हमने पढ़ा ही था ना कि अगर CV सेम हुआ। अगर मैं इसको एक चार्ट की तरह आपको समझाऊँ इन शॉर्ट कि एक तरफ V1 है एक सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में V2 है। पहले सिस्टम में प्रेशर P1 है, दूसरे सिस्टम में प्रेशर P2 है। वैसे ही CV1 है। यहाँ पे CV1 नहीं रखते हैं, पहले हम विदाउट CV1 वाला केस लेके देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो अभी क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो लेट्स से हमने यहाँ पे CV अभी सेम रख लिया, तो इस बार जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। पहले भी हमने किया है ये वाला प्रॉब्लम। यहाँ पे टेम्परेचर हमने निकाला है इन टर्म्स ऑफ T, है ना, N एंड T यानी नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। अभी हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मतलब वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तीनों के टर्म में अगर हम निकालें वही चीज़ निकालेंगे, बट फॉर्मूला डिफरेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा P1 अपॉन T1 और प्लस P2 V2। फाइनली ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना अभी P1 P के टर्म में, V के टर्म में और T के टर्म में, इसको हम रिड्यूस करा सकते हैं उधर
एन और टी के टर्म में। आंसर तो सेम ही आएगा बट डिफरेंट कंडीशंस, अगर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ईजिली निकल जाए तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर याद रहे तो आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में हमने ऐसे ही अगर समझने की कोशिश की तो फिर से एक टेबल बनाते हैं, दोनों को दो सिस्टम मानते हैं, बीच में पार्टीशन दे दिया मैंने। ये सिस्टम बिफोर मिक्सिंग पहले था V1 एंड V2, P1 एंड P2, CV1 एंड CV2। देख लीजिए यहाँ पे, गौर कीजिएगा, यहाँ पे CV सेम था, दोनों में CV ही था। यहाँ पे CV1 हो गया और यहाँ पे CV2 हो गया। फिर यहाँ पे गामा चेंज हो रहा है, गामा 1 एंड गामा 2। अगर सब कुछ चेंज हो रहा है तो कुछ तो वेरिएबल होगा, क्योंकि वेरिएबल रहना ज़रूरी है, तभी तो हम मिक्सिंग करा पाएंगे। और कोई ना कोई एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल सेम होना चाहिए जिससे हम ये मिक्सिंग करा पाएंगे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल सेम है वो है टेम्परेचर। तो अगर हमने टेम्परेचर सेम रखा है तो हम फाइंड क्या करेंगे, यहाँ पे हम गामा फाइंड करेंगे कि आफ्टर मिक्सिंग गामा क्या होगा, यानी कि गामा विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस N1 प्लस N2 होल डिवाइडेड बाय N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 अगेन प्लस N2 अपॉन गामा 2 डिवाइडेड गामा 2 माइनस 1। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा गामा निकल के आएगा। गामा क्या है, रेशियो ऑफ द CP अपॉन CV, या फिर गामा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी निकाल सकते हैं, 1 + 2 अपॉन n, या फिर 1 + 2 अपॉन f। तो ऐसे फार्मूला हमारा यूज़ किया जा सकता है अलग अलग वेरिएबल्स निकालने के लिए जो गिवन है और जो निकालना है। तो ये सारे फार्मूलाज अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से जो नंबर 17 फार्मूला मैंने बताया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर अब हमने पढ़ लिया ये मिक्सिंग प्रॉब्लम इतना सारा, तो अब हम धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स पे आएंगे। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पढ़ने के पहले हम मैक्सवेल रिलेशन देख लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स टॉपिक लिख लेते हैं पहले। हम कलर यूज़ करेंगे इस बार। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हम पढ़ रहे हैं तो कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होंगे। तो हमें जैसे कि पता है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे हो गए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत ज़्यादा डीप अभी जा नहीं रहे हम। तो इन शॉर्ट जो पढ़ पाएंगे वो मैं बता दे रही हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं मैक्सवेल रिलेशंस। मैक्सवेल रिलेशंस पढ़ने से सारी चीज़ें इससे ही रिलेट हो जाएंगी, तब कुछ भी याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। तो बुक में कैसा भी लिखा हो, मेरे लिखने का तरीका ऐसा है मैक्सवेल रिलेशन का, जैसे मैं याद रखती हूँ मैं ऐसे लिखती हूँ। सबसे पहले 4 रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो चारों रिलेशन में सबसे पहले मैं लिखती हूँ डेल एस। अपॉन में क्या है वो बाद में लिखेंगे। 2 बार मैं लिखती हूँ डेल एस, फिर मैं लिखती हूँ 2 बार डेल टी। बस इतना लिख देने से ही ये आधा काम हो गया हमारा। फिर बस हम इसको बैलेंस ही करेंगे। तो एक बार उसको P से डिवाइड करेंगे, एक बार V से डिवाइड करेंगे, एक बार P से डिवाइड करेंगे। अगर हमने इसको पहले V से डिवाइड कर दिया S को, तो दूसरी बार S को P से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही T को एक बार मैंने V से डिवाइड किया पहले उधर, तो यहाँ पे भी V से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे T को डिवाइड कर देंगे P से, तो एक बार V से डिवाइड किया, एक बार P से किया। वैसे ही T को एक बार V से किया, एक बार P से किया। अब बारी आ गई कि कांस्टेंट क्या रहेगा। तो डेल S के साथ हमने T को कांस्टेंट करा दिया, तो यहाँ पे भी S के साथ हमने T को कांस्टेंट करा दिया। अब T के साथ हम क्या कांस्टेंट कराएंगे,
अब यहाँ टी वेरिएबल है तो एस को कांस्टेंट करा देंगे, यहाँ पे टी वेरिएबल है तो एस को कांस्टेंट करा देंगे। ये एलएचएस साइड का काम हमारा हो गया। अब आरएचएस साइड में आएंगे। आरएचएस साइड में क्या देखेंगे हम, जहाँ पे भी एस है वहाँ पे टी होगा और जहाँ पे पी है वहाँ पे वी होगा, बस हमें यही देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे एस है तो पहले तो ऐसा ही एक टेबल बनेगा, ऐसा हमने ब्रैकेट बना लिया, अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब देखो डेल एस अपॉन डेल वी है। तो अगर ऊपर में एस है तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्रॉस होगा और इधर आ जाएगा टी। तो ऊपर एस था तो नीचे टी हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एस है तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी। यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल एस, क्योंकि एस का टी हो रहा है तो टी का एस हो जाएगा ना, तो टी का एस हो गया। वैसे यहाँ पे डेल अपॉन डेल एस हो जाएगा। ये वाला इजी था ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद अगर मैंने क्या बताया था, v जहाँ पे है वहाँ पे हम p लिख देंगे। ये सब मैं बस याद रखने के लिए बता रही हूँ, मेरा अपना पर्सनल ट्रिक है। तो p का हो जाएगा v का हो जाएगा p, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट मैं नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे तो मैं याद रखने का टेक्निक सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी कोई भी न्यूमेरिकल कैसे जल्दी सॉल्व हो जाए। तो p का यहाँ पे v हो जाएगा। अब यहाँ पे v है तो यहाँ पे p हो जाएगा, और यहाँ पे p है तो यहाँ पे v हो जाएगा, अपोजिट। अब इतना तक हमारा काम हो गया। अब एक छोटा सा काम बचा है, उसमें हमें कांस्टेंट फाइंड करना है। तो जहाँ पे p वेरिएबल है वहाँ पे v कांस्टेंट हो जाएगा। इन केस ऑफ मैक्सिमल रिलेशन से मैं बोल रही हूँ, और कहीं वैलिड मत करा लेना आप लोग हर जगह। और v का हम p ले लेंगे, फिर से p का v ले लेंगे और v का p ले लेंगे। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बाकी रह गई है, वो ये है कि 4 रिलेशंस में 2 रिलेशन में नेगेटिव साइन आएंगे, यानी कि वो उसके नेगेटिव के इक्विवेलेंट होगा। तो नेगेटिव वहीं आएगा जहाँ पे प्रेशर होगा, जहाँ पे प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर भी होगा और इंट्रॉपी भी होगा। ये S डिनोट कर रहा है इंट्रॉपी, यानी कि ds अपॉन डी बोल दे या फिर dp अपॉन ds बोल दे, वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। तो हम यहाँ पे, मैं हमेशा RHS में नेगेटिव साइन देती हूँ इजी कन्वीनियंस के लिए। तो ds अपॉन dp है तो यहाँ एक नेगेटिव साइन दे दिया, और अगर यहाँ पे dp अपॉन ds है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दे दिया, यानी कि dp अपॉन ds हो गया या फिर ds अपॉन dp हो गया। यहाँ पे होगा हमारा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। ये याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं नेगेटिव साइन की वजह से। तो ये हमने सीख लिया मैक्सवेल रिलेशंस लिखते कैसे हैं। तो मैक्सवेल रिलेशंस हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में 3-4 इक्वेशंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मैं लिख देती हूँ इंट्रॉपी वाला, जो कि इंट्रॉपी रिलेटेड है और इंटरनल एनर्जी रिलेटेड है। तो du है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि इक्वल होता है TdS माइनस PdV के, TdS माइनस PdV। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। 4 इक्वेशन मैं बताऊंगी। ये कहाँ से आया वो मैं नहीं डिराइव करवा रही हूँ, बस आप मान लीजिए कि ऐसा होता है। 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में से एक पहला हो गया इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर दूसरा हो जाएगा पोटेंशियल, सॉरी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में ये हो गया। फिर एक आता है टर्म, इसको कहते हैं हम लोग H इक्वल्स टू U प्लस PV। ये इंथैल्पी होता है, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी होता है इंटरनल एनर्जी प्लस PV। तो यहाँ पे हम इसको डिराइव करेंगे तो फॉर्मूला आएगा, आई मीन डिफ्रेंशिएट करके लाएंगे हम, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा TdS। मैं पूरा कैलकुलेट करके नहीं लेके आ रही हूँ, बस मैं रिजल्ट लिख रही हूँ। तो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, पहला था du से रिलेटेड, दूसरा है ds से रिलेटेड। तो du इक्वल्स टू हो गया TdS माइनस PdV, और ये हो जाएगा TdS प्लस VdP, ठीक है। फिर वैसे ही तीसरा अगर हम ले लें, तो यहाँ पे मैंने H लिया था, तो अभी वैसे ही एक है F टर्म। ये टर्म है फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी लिखते क्या,
हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये इक्वल होता है U माइनस टी एस के। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा वो आएगा DF इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, माइनस एस डी टी। थर्ड इक्वेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो आना ही चाहिए। और ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स तो ये है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से तीसरा हो गया। अब चौथा हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। तो G इज इक्वल्स टू होता है, G को ही हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू होता है G इक्वल्स टू H माइनस टी एस। तो यहाँ से जो आएगा वो हमें मिलेगा DG इक्वल्स टू VdP माइनस एस डी टी, VdP माइनस एस डी टी। ये हम ले सकते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो आपको ये 4 इक्वेशन याद होनी ही चाहिए, साथ में उसका बेसिक याद होना चाहिए। ये एनर्जी इंथैल्पी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इतना पता हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है TDS इक्वेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए पहले TDS इक्वेशन पढ़ लेते हैं, फिर बहुत सारा फॉर्मूला हम डील करेंगे। तो पहला हमने देखा था मैक्सवेल रिलेशन, दूसरा हमने देख लिया इतना थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में। अब हम देखते हैं TDS इक्वेशंस के बारे में। 3 TDS इक्वेशंस, थर्ड नंबर भी है। 3 TDS इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग। 3 इक्वेशंस होते हैं इसमें बेसिकली, जो कि TDS फाइंड करते हैं। TDS मतलब कि T मतलब टेम्परेचर, DS मतलब चेंज इन एंट्रोपी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा वो तब आएगा जब हमने एंट्रोपी लिया है एज ए फंक्शन ऑफ V एंड T, यानी कि वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है एंट्रोपी। तब जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा वो ऐसे आएगा कि TDS इक्वल्स टू CV dt प्लस T ऑफ del P अपॉन del T एट V इंटू dV। ये हमारा पहला TDS इक्वेशन मिल गया हमें। आप देखिए तीनों इक्वेशन ना रिलेट करेंगे आपस में, आपको याद कैसे रखना है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिखा है। तो जो दूसरा है वो आता है हमारा, देखिए पहले में हमने क्या रखा था, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया था। अब हम रखेंगे कांस्टेंट प्रेशर को और टेम्परेचर को। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। मैंने ये दोनों वेरिएबल्स है, यानी कि इनके टर्म में वो जो फंक्शन होगा एंट्रोपी वो इनके टर्म में होगा, V और T के टर्म में, और अब जिसके टर्म में होगा वो P और T के टर्म में होगा। तो TDS इज इक्वल्स टू हो जाएगा CP dt माइनस T ऑफ del V अपॉन del T एट P, यानी कि एट कांस्टेंट P टू DP। तो ये हमारा सेकेंड TDS इक्वेशन निकल गया, ले लेंगे। और अगर यहाँ पे V है तो इधर भी dV होगा, और अगर यहाँ पे V है तो इसके क्रॉस में V होगा, यानी V कांस्टेंट होगा। हाँ, अगर V कांस्टेंट होगा तो P वेरिएबल होगा। P वेरिएबल है तो ये किस रेट से चेंज हो रहा है, तो dt के रेट से चेंज हो रहा है, और यहाँ पे T है। वैसे एक फॉर्म आपको अगर याद हो गया तो दूसरा सिंपल है। अब यहाँ पे प्रेशर के टर्म में है तो यहाँ पे CP लिख दिए, अब यहाँ पे CP है तो यहाँ पे भी DP होगा। अगर DP ऊपर लिखा है तो नीचे P कांस्टेंट होगा, P कांस्टेंट है तो V चेंज हो रहा है। V चेंज हो रहा है किसके रेट से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के रेट से। टेम्परेचर अगर नीचे है तो यहाँ पे टेम्परेचर है। और एक छोटी सी चीज़, ये सारी चीज़ें तो एकदम सिमिलर हो गई। अब जो चेंज होने की जो चीज़ है जो हमें याद रखनी है वो है प्लस माइनस का साइन। सबसे पहला वॉल्यूम के टर्म में लिख रहे हैं हम, दूसरा लिख रहे हैं प्रेशर के टर्म में। प्रेशर वाले में नेगेटिव होगा, हमने पहले भी देखा था मैक्सवेल रिलेशन में, जहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है एंट्रोपी के साथ,
वहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया था, वैसे यहाँ पे भी प्रेशर Cp वाला टर्म जहाँ पे लिखा होगा वहाँ नेगेटिव साइन लेना है। तो सेकंड वाले फॉर्मूले में हम नेगेटिव साइन लेंगे। फिर है नंबर 3। नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, नंबर 3 जो हमारा रिलेशन आएगा वो तीसरा वेरिएबल के टर्म में होगा, यानी कि इस बार हम ले लेते हैं एज इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ वी एंड पी। यहाँ पे टेम्परेचर फंक्शन नहीं ले रहे हैं, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही फंक्शन ले रहे हैं किसका, इंट्रॉपी का। तो इंट्रॉपी से हमारा डिटरमाइन हो रहा है कि हमारा TdS रिलेशन कैसा होगा। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, TdS इज इक्वल्स टू हो जाएगा Cp del T अपॉन del V अपॉन एट कांस्टेंट P इंटू dV प्लस CV del T अपॉन del P एट कांस्टेंट V इंटू dP। तो ये हमने लिख लिया थर्ड TdS इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अब थर्ड वाले को कैसे याद रखें, सबसे अलग है थर्ड वाला इक्वेशन, क्योंकि थर्ड वाले में दोनों का थोड़ा थोड़ा यूज़ किया गया है, यानी कि CV वाला भी पार्ट आया है और CP वाला भी पार्ट आया है। तो सबसे पहले अगर हम CP वाला पार्ट लिख दिए तो CP वाला पार्ट यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे क्या था del V अपॉन del T, तो यहाँ उल्टा हो गया है del T अपॉन del T अपॉन del V, और एट कांस्टेंट P था तो यहाँ कांस्टेंट P ही है। और उसके साथ में ये CP वाला टर्म डील कर रहा था ना, ये वाला चीज़ जो था वो CP वाले से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पे CP लिखा हुआ है। मैं बस ये जो चीज़ें बता रही हूँ ना, बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि याद रखने में कैसे फॉर्मूला गलत ना करें, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना एग्ज़ाम में तो इतना सिमिलर ऑप्शन होता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये माइनस यहाँ रहना चाहिए या कहीं और, ये T ऊपर रहेगा या ये V नीचे रहेगा, या फिर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, वो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं इतना ज़्यादा ध्यान देकर बता रही हूँ चीज़ों को। तो देखिए अब यहाँ पे जहाँ पे CP है वहाँ पे साथ में जो वेरिएबल होगा वो dV होगा, और जहाँ पे CV है वहाँ पे dP होगा। ये सिर्फ थर्ड वाले केस में आपको इतना ध्यान देना है कि सारी चीज़ें अपोजिट होंगी, CP के साथ हम dV को लेंगे और CV के साथ में हम dP को लेंगे, ये डिसाइड हो गया। अब ऊपर में CP के साथ में जो चीज़ ऐसे लिखी हुई थी ब्रैकेट में, वो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाएगा और कांस्टेंट वाला टर्म सेम हो जाएगा। तो एक फैक्टर डिसाइड हो गया। दूसरे वाले में क्या है del T अपॉन del P, और इसमें भी वही हो गया है del P अपॉन del T था, तो यहाँ पे हो गया del T अपॉन del P, और वॉल्यूम सेम ही है। तो बस ये भी उतना ही सिंपल हो गया। तो बस हमें याद रखने की ज़रूरत है फर्स्ट वाला, अगर अच्छे से याद है तो तीनों अपने आप याद हो जाएंगे इस छोटी सी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे TdS इक्वेशंस। अब थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है, जो फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड वो पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो मैक्सवेल रिलेशन से रिलेट करता है, वो है नंबर अगर हम दे तो क्या 4 या 1 से स्टार्ट करें। फिर से इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले लिख देती हूँ मैं, इसको नया ही स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लू कलर से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक में लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले कलर मुझे लग रहा है थोड़ा डार्क यूज़ करना अच्छा लगेगा, ये यूज़ करती हूँ। तो एक फॉर्मूला आता है जो कि सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन से आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये सब मैं बता रही हूँ, रिजल्ट्स जो मैंने हर जगह से ऑब्ज़र्व किया है वो सब मैं बता रही हूँ। तो सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन से एक फॉर्मूला है, वो है del S अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज़ इक्वल्स टू del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ध्यान देना होगा कि सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन क्या था। हमारा सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन था del S अपॉन
अच्छा, मैंने आपको मैक्सवेल रिलेशन आपको नंबर वाइज तो नहीं बताया था, मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से बता दिया था, जिससे मैं याद रखना इजी समझती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग वो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन था जो मैंने आपको अभी बताया है, तो वो था डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी। तो डायरेक्ट ही था, ये तो कोई अलग चीज़ मैंने बताई नहीं। ओके, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया होगा, जब उस टाइम जब मैं पढ़ रही होंगी तब मुझे ये याद नहीं होगा, तो अपने लिए मैंने लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि इसको तो एक बार ऑलरेडी हमने पहले लिखा ही हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो एक और फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं क्लैशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये बता देती हूँ मैं, क्लैशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसमें क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ pressure with temperature is equals to ml होगा यहाँ पे ml अपॉन T इंटू V2 माइनस V1। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है ना। देखो यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, वैसे बस लिख दिया मैंने फर्स्ट ऑर्डर से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये एम और एल और टी, एल हो गया लैटेंट हीट और वेपोराइजेशन या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो क्वेश्चन में गिवन होंगी, आप बस लैटेंट हीट याद रखिए। फिर एम हो गया मास, और वो आएगा Q इज इक्वल्स टू ml वाले फॉर्मूले से। और T तो आपको पता ही है, टेम्परेचर V2 माइनस V और V2 माइनस V1 या V2 वॉल्यूम है और V1 भी वॉल्यूम है। फिर है हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला वो है, ये भी मैंने बताया हुआ, बस यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि रिलेट हो जाए कि Q की बात हम कर रहे हैं, तो dq इज इक्वल्स टू हो जाएगा mc dt और dq इक्वल्स टू होता है ml, स्मॉल ml लिखा है मैंने। फिर एक क्वेश्चन आता है, अभी जो फॉर्मूला लिखूंगी, क्वेश्चन बस हमें ऑप्शन में चूज़ करने के लिए कहता है कि फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम एक्सपेंशन का। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिनोटेड बाय अल्फ़ा। सो अल्फ़ा विल बी रिटन एज 1/v यानी कि वॉल्यूम इंटू डेल वी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम विथ टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पार्शली। तो ये हो गया अल्फ़ा का फॉर्मूला, ये याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक टर्म है एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं बता रही हूँ, सब बताऊँगी। सबसे पहले हम लिख देते हैं टर्म एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। वो टर्म है एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, उसको डिनोट करते हैं हम बीटा से, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। इतना बड़ा लिखा, तो ये हो गया बीटा से डिनोट कर दिया। बीटा क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू -1/v
del V अपॉन del P एट S एंट्रोपी। तो ये हो गया हमारा बीटा। अब इससे रिलेटेड बहुत से कंफ्यूजन है जो मैं बता रही हूँ, एक मिनट। मैंने कहीं तो लिखा था, वो अभी तो मेरे पास नहीं है, बट जितना मुझे याद है वो बताती हूँ पहले। कि एक टर्म है, ये तो हम समझ रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब एक टर्म आ जाएगा इनकम्प्रेसिबिलिटी, इसका अपोजिट हो जाएगा इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी कंफ्यूजन यही होता है बहुत सारा, एक ही चीज़ों के बहुत सारे नाम हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो डिनोट करते ई से और भी चीज़ों से डिनोट करते हैं। अभी मैं ई लिख रही हूँ जो मुझे याद है, और ये होता है पी वी इंटू डेल पी अपन डेल पी, है ना। ये अगेन कंप्रेसिबिलिटी। आप इसको ही रेसिप्रोकल करके देखो तो देखो आ जाएगा ना एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, आएगा कि नहीं। तो वैसे ही है। अभी मैंने क्या एक ट्रिक समझा था सबको याद रखने का, कि के जो टर्म है वो होता है, सपोज दैट कि के इक्वल्स टू है 1 अपॉन ई कह सकते हैं ना, इक्वल्स टू हो गया बीटा, और बीटा इक्वल्स टू है -1 अपॉन वी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट एस। आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, अभी तक मैंने जो दो फॉर्मूला बताया उससे रिलेटेड है। के और बी जो है ना वो सेम ही है, के और बी सेम है, और इन दोनों का रेसिप्रोकल है ई, जो कि है इनकम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि ये दोनों होगा कंप्रेसिबिलिटी। इन दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो ई वाला टर्म आ जाएगा। देखो रेसिप्रोकल किया तो वी ऊपर चला जाएगा। तो ये सही लिखा मैंने, मतलब कि चार चीज़ें हैं, के है, ई है, बीटा है, और उसका एक ओरिजिनल फॉर्मूला है, उन सबको मैंने एक जगह लिख दिया तो इससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला अगर आपको याद रहता है तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या, एक कांस्टेंट ही है, तो इसको कहते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं केबी से, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ठीक है। और एक टर्म है ना मीन स्पेसिफिक हीट, ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, तो मैंने ऐसे ही मैंने लिखा था कि ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस पर हमेशा नहीं देखे मैंने, 1-2 क्वेश्चन देखे हैं मैंने अभी तक। तो मीन स्पेसिफिक हीट को डिनोट करते हैं सी बार से, यानी कि ये मीन दिखा रहा है, और इट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी सी ऑफ डी टी। ठीक है, जहाँ पे वेयर सी इज़ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, बस इतना ही है। अगर हमने कोई हमारा सी गिवन है इन टर्म्स ऑफ एफ टी, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे तो मीन स्पेसिफिक हीट हमारा निकल जाएगा। बस इतना ही होगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, मतलब कुछ क्वेश्चंस के लिए हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अभी और भी कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम और डीप जाएंगे। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के रिलेशंस में बहुत सारे रिलेशंस मैंने लिख के रखे हैं, वो पढ़ने में मज़ा आएगा, तो वो भी देख लेते हैं। पहले वही देख लेते हैं मुझे लगता है। ठीक है, तो एक टर्म है 8वां नंबर लिख लेती हूँ मैं, पी वी गामा, एडियाबेटिक रिलेशन से आ रहा है। तो पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हम सभी जानते हैं। इसी को अगर हम चेंज करके लिखते तो हो जाएगा
कि पी और वी के टर्म में लिखा, अब टी और वी के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा टी वी गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब उसी चीज़ को हम तीसरे वेरिएबल के टर्म में लिख दे, पी और वी लिखा था, टी और वी लिखा था, अब लिख देते पी एंड टी के टर्म में, तो पी टी पी गामा टी 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा के। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी होता है ना, गिवन है आपका टी और वी के टर्म में, टी और वी के टर्म में, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, बहुत लेट हो जाएगा। इससे अच्छा है जैसा गिवन है वैसा यूज़ करें ना हम लोग, इसलिए मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। उसके बाद है, अभी और भी जो फॉर्मूले हैं मैं वो बाद में बताऊंगी, पहले रिलेटेड देख लेते हैं अभी जो हम कर रहे हैं उससे। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल रिलेशन से रिलेटेड मैं बता रही हूँ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चन बोल रही हूँ, आई मीन टू से इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रही हूँ मैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 नंबर, ये वंडरवाल गैस के लिए वैलिड है, आइडियल कंडीशन में 0 होता है, फिर भी वो लिख देती हूँ मैं, du बाई डी वी एट टी इज इक्वल्स टू 0 फॉर आइडियल गैस एंड इट इज़ नॉट 0 फॉर वैंडरवाल गैस। तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू ए अपॉन वी स्क्वायर बाय वैंडरवाल गैस इक्वेशन रिलेशन, जो भी कह लो आप वैंडरवाल गैस के लिए। वेल का स्पेलिंग AAL होता है, याद रखना, बहुत लोग गलत लिखते हैं। वंडरवाल, वेंडर अलग होता है, वॉल अलग होता है, वंडरवाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर में आता है डेल अपॉन डेल वी, यानी कि वॉल्यूम से चेंज हो रहा है क्या, CV, यानी कि CV खुद ही में है रेट ऑफ चेंज, CV को हम चेंज करवा रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एक बार वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट है, लेकिन अब उसको हम चेंज करवा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तब जो हमें मिलेगा वो ये फॉर्मूला मिलेगा, T इंटू डेल स्क्वायर P एट डी टी स्क्वायर एट कांस्टेंट P, सॉरी V, क्योंकि यहाँ अगर P है तो नीचे V होगा हमेशा, मैक्सिमम केसेस। फिर अगर हम CV चेंज करा रहे हैं तो CP को भी तो चेंज करा ही सकते हैं, तो डेल CP एट डेल CV लिखूँ, CP DP होगा ना कि V होगा। तो ये हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सारी चीज़ें सेम है बट वेरिएबल बदल दिया हम लोग। अब देखो यहाँ पे T तो T रहेगा ही। ज़्यादातर हमने देखा है कि जहाँ भी प्रेशर आता है माइनस लेके ही आता है, तो यहाँ एक माइनस लगा देंगे हम। फिर ऊपर में क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे V था तो यहाँ पे P था, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल 2V हो जाएगा अपॉन डेल T स्क्वायर हो जाएगा। देखो आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं कि फिजिक्स को आप रट लो और कुछ समझो ही ना, आपको मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने सब पढ़ा हुआ है, बस याद रखने टाइम में एग्ज़ाम में जल्दी याद आ जाए, डिराइव ना करना पड़े, इसलिए ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स बता रही हूँ मैं। तो ये हो गया, यहाँ पे V था तो यहाँ पे P हो गया। अब है 5th नंबर। 5th नंबर में अल्फ़ा वाला हमेशा याद ही रखना है, तो ये मैं नहीं लिख रही हूँ, अब लिख देती हूँ एक रिलेशन डेल एस अपॉन डेल पी, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल पी एट टी इट इज़ इक्वल्स टू, ये एक मैक्सवेल रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है, ये मैक्सवेल रिलेशन है ना, ये होता है ऐसे माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये होता ही है, लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं, मतलब एक और फॉर्मूला से हम लोग इसको लिखते हैं, माइनस वी इंटू अल्फ़ा पी। ये अल्फ़ा पी वही अल्फ़ा है, अरे वो अल्फ़ा, सॉरी, अल्फ़ा इक्वल्स टू
1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, वही वाला अल्फ़ा। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला हमने लिख लिया। अगर ये पूछ दिया तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा, अगर ये पूछ दिया तो ये दोनों इक्विवेलेंट होगा, और ये दोनों तो हमें पता ही है। ठीक है, तो इसको याद रखें आप लोग। फिर है एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, के, देखिए अल्फ़ा को हम अल्फ़ा पी लिखते हैं, और के जो मैंने बताया था, यानी कि क्या था वो, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, उसको मैंने बोला था बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा को बोला था के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे के तो है, पर इसको टी से भी डिनोट करेंगे। तो अल्फ़ा के साथ पी रहेगा और के साथ टी रहेगा, ऐसा याद रखिएगा आप लोग। तो उसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, के टी इज इक्वल्स टू -1/v डेल वी अपॉन डेल पी एट टी। अब वो आप कहेंगे कि ये के टी वाला क्यों बता रही हूँ, तो इसका एक रिलेशन है, आगे बताऊँगी मैं, उसके लिए मैंने बोला ये फॉर्मूला। तो देखिए वो रिलेशन ऐसे है कि डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इट इज़ इक्वल्स टू है माइनस अल्फ़ा पी अपॉन के टी। तो ऐसा मत समझिएगा कि के पी और अल्फ़ा के पी और के टी कुछ अलग है, ये वही है, बस नाम हो गया पी और टी। बताऊंगी आगे कि ये क्यों सिंबल दिया गया है, इसका भी कुछ मीनिंग है। तो ये हो गया एक रिलेशन कि डेल पी अपॉन डेल टी, यानी कि ये वाला टर्म, ये भी एक मैक्सवेल रिलेशन है, इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, आई थिंक है, आप चेक कर लीजिएगा। फिर अब भी बढ़ते आगे कि वो तीनों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को रिलेट करके क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल ऑर्डर में। तो देखिए डेल पी को हम अगर चेंज कराएं टेम्परेचर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, डेल वी विथ टेम्परेचर विथ प्रेशर एंड डेल टी विथ वॉल्यूम, P at constant volume and V at constant pressure and T at constant। गलती हो गई मुझसे, यही गलती आपको नहीं करनी है। अब मैं बताती हूँ करेक्ट कैसे सीखना है। देखिए आप ऊपर में ऐसे सीरियली लिख दीजिए P V एंड T, एक जगह आप लिख के रख लो। तो हम ऊपर में अगर P लिखे हैं, फिर V लिखे हैं, फिर T लिखे हैं, ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अब नीचे में भी वो जो सीक्वेंस होगा, अगर पहला हम डेल पी को डेल टी से डिफ्रेंशिएट करवा रहे हैं डेल टी से, तो टी के बाद साइकिल क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा ना, ये 1 2 3, अगर इसको 1 माना है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इधर से आएगा। तो प्रेशर हो गया सेकंड, और ये वॉल्यूम हो गया थर्ड। तो 2 ऑर्डर सेट हो गया। अब ऑर्डर है कांस्टेंट वाले चीज़ों का। अब आप एक चीज़ को सेट कर लीजिए, दूसरा अपने आप फॉलो हो जाएगा। प्रेशर है तो प्रेशर के अपोजिट में यहाँ पे हमने अगर वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, तो अब ये वाला ऑर्डर रिपीट करना है। वॉल्यूम के बाद आगे जाएंगे तो टेम्परेचर आएगा, तो वॉल्यूम के आगे आएंगे तो यहाँ पे V का P नहीं लिखना है जो मैंने लिखा है, मैंने ऐसा आपको बताने के लिए किया कि यहाँ पे होगा टेम्परेचर होगा, फिर टेम्परेचर V T एंड अगेन P, तो यहाँ पे आ जाएगा P। तब सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो गई। अगर इतना सब कुछ होता है तब जाके ये हो जाएगा इक्वल्स टू -1 के बराबर, -1 के बराबर। तो यहाँ से एक दूसरा रिलेशन तैयार हो गया हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये साइकिल हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। और माइनर चीज़ें पता भी नहीं चलती, आप तो कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हमने तो -1 लिख दिया है, आंसर हमारा सही होगा। बट ये ऑर्डर अगर चेंज हो गया ना तो पूरी चीज़ें मीनिंग ही बदल जाएगी उस फॉर्मूले की या उस क्वेश्चन की। तो आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बार बार क्वेश्चन बोल रही हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला अब CP एंड CV के टर्म में लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो CP - CV अगर लिखा है तो एक तो हमें पता है बेसिक वाला R होता है, तो मैं यही नहीं बताना चाह रही हूँ, मैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के टर्म में बताना चाह रही हूँ कि CP - CV इज इक्वल्स टू हो जाएगा T इंटू डेल P
अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ आप गौर करिएगा, दोनों ही जगह जो चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। एक बार प्रेशर वेरिएबल है, दूसरी बार वॉल्यूम वेरिएबल है। प्रेशर के साथ वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी, एंड वॉल्यूम के साथ प्रेशर कांस्टेंट है। और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज किसके साथ वैरी कराया जा रहा है? टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे तो टी होगा ही। उसके बाद नेक्स्ट इसी के जैसा दूसरा फॉर्मूला है Cp माइनस सी वी। अभी सारा हम यही फॉर्मूला डील करेंगे अलग अलग रिलेशंस के साथ। तो Cp माइनस सी वी, अब यहाँ पे एक टर्म आएगा। देखिए एक्चुअली क्या है ना, मैं इसी को थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। टी हमने सेम ही ले लिया ऊपर से, और डेल पी अपॉन डेल वी भी हमने लिख देती हूँ मैं पहले, तब बताऊँगी। तो आप यहाँ पे देखिए ना, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है वो दोनों टर्म सेम है कि नहीं? तो ये टर्म यहाँ पे एज इट इज़ था, जो बदला है ये वाला टर्म, इसके बदले में यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लाई गई है। वो किस फॉर्मूला से आया है? वो इस फॉर्मूला से आया है, नंबर 7 से, और उसको यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक -1 वाला फैक्टर था, तो वो -1 यहाँ पे आ गया है, और इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे रेसिप्रोकल होकर के यहाँ लिखी गई है। दिस इज़ रिलेटेड टू नंबर 7 फार्मूला। अभी मैं आपको रिलेट करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस रिज़ल्ट लिख दे रही हूँ कि इसी फार्मूला को नंबर 8 को हमने चेंज कर दिया है नंबर 9 में विद द हेल्प ऑफ एक नंबर 7। तो ये आप लोग ट्राई करिएगा। फिर है नंबर 10 कलर चेंज। नंबर 10 में इसी को कर लो। नंबर 10 में जो फॉर्मूला लिखूंगी वो वैन डर वाल्स गैस के लिए रिलेटेड है। वो आप समझ ही जाओगे, जहाँ पे भी वैन डर वाल्स इक्वेशन में आपको पता ही है कि ए और बी आता है। ए और बी अगर कांस्टेंट आ गया तो वैन डर वाल्स इक्वेशन है ना, वैन डर वाल्स इक्वेशन में आता है ये। तो जो फॉर्मूला है Cp माइनस सी वी का वो ऐसे है, R इंटू 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। ये एक फॉर्मूला हो गया फॉर वैन डर वाल्स गैस। नेक्स्ट 11 नंबर, ऐसा ही दूसरा फॉर्मूला Cp माइनस सी वी इज इक्वल्स टू R अपॉन 1 माइनस 2a इंटू 1 माइनस b अपॉन v का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड इट इज़ होल डिवाइडेड बाय आर टी वी। दिस इज अगेन अनदर फॉर्मूला फॉर वैन डर वाल्स इक्वेशन। एंड अगेन नंबर 12 और वैन डर वाल्स गैस का तीसरा रिलेशन Cp माइनस सी वी। ये आप जनरल भी नहीं, वैन डर वाल्स का ही बता देती हूँ। नहीं, इसको रहने देते हैं, जनरल वाला ही कर लेते हैं। ये वही कलर लेके बताऊंगी फिर से। ओके, तो 12th नंबर जो है वो हो जाएगा कुछ ऐसे कि इसमें हमने फिर से वो सारी चीज़ें यूज़ कर लिया, अल्फ़ा बीटा। तो Cp माइनस सी वी इज इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर वी अपॉन बीटा आर। बीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एंड बीटा आर इज isothermal compressibility, isothermal compressibility compressibility, okay।
फिर है वैसा ही फॉर्मूला, इन्हीं चीज़ों को रिलेट करके आगे पीछे थोड़ा बहुत, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू, देखिए ये सारे रिजल्ट आपको भी मिल जाएंगे, बस ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैंने सबको एक जगह कलेक्ट करके रखा है। TE अल्फ़ा स्क्वायर V, यहाँ पे E क्या है, इनकम्प्रेसिबिलिटी। उसके बाद है CV अल्फ़ा और R, इन सब को रिलेट करके एक फॉर्मूला है, उसको ऐसे लिखती हूँ मैं। इसके लिए भी थोड़ा कलर बदल लिया जाए तो अच्छा रहेगा कि अगर if PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा होगा ये सिस्टम। तो इसमें अगर ऐसा है तो C जो हो जाएगा ना, उसको हम निकाल सकते हैं एज अ सम ऑफ CV प्लस R/1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये एक अच्छा सा रिलेशन हमें मिल गया। फिर एक टर्म है, ये भी एक पार्ट है, कंसेप्ट है, आगे पढ़ने को मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में, कि P जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू 1/3 ऑफ रो ऑफ V स्क्वायर, V एवरेज का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS लिख सकते हैं। देखिए VRMS को ही इसको VRMS कह दिया तो VRMS का स्क्वायर हो गया। और ये कहाँ से आ रहा है, वो इस फॉर्मूले से आ रहा है, PV इज इक्वल्स टू 1/3 MNA इंटू VRM, ये अलग ही टॉपिक है एक, VRMS का स्क्वायर। फिर P को उधर ले जाए, V को, तो 1/3, और ये वाला पूरा टर्म को M मान लिए कैपिटल, तो V नीचे आ गया M/V, और इधर VRMS का स्क्वायर। और तो ये हो गया हमारा एक रिलेशन। फिर है 16 नंबर, और इसमें इसको हम अगर 1 नंबर ले लें, ज़रूरत नहीं भी ऐसे लिखने की, तो 1 नंबर इसको लेना चाहिए मुझे लगता है। ये अगर 1 नंबर ले लेना, तो अगर उसका ही दूसरा नंबर हम यहाँ लिख दे तो ऐसे होगा कि अगर CV है ना, बस CV का फॉर्मूला पुट कर देना है मुझे लगता है। मैं अच्छा यहीं पे तो लिख सकती हूँ, मैं यहीं लिख देती हूँ। C इज इक्वल्स टू हो जाएगा R/Γ -1 प्लस नहीं, माइनस अगर कॉमन ले ले, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा R/α -1। बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं, मुझे ये फॉर्मूला भी कहीं मिल गया था तो मैंने सोचा लिख लिया जाए, एक जगह पे कंफ्यूजन ना हो जाए, बस इसीलिए बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करने जा रहे हैं ये वाला टॉपिक। तो अभी जो है वो है फॉर्मूला BT अपॉन, कलर चेंज करूँगी, अब थोड़ा फास्ट बोलूँगी, बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा। अब बोरिंगनेस ख़त्म करना है, थोड़ा एनर्जी ला करके बात करूँगी। सो हो जाएगा नेक्स्ट BR, यानी कि इसको थोड़ा मोटा कर लूँ, थिकनेस बढ़ा देती हूँ इसकी, हाँ थोड़ा अब बेटर लगे। तो देखो 16 नंबर में हम बात कर रहे हैं BT अपॉन VS, इट
इज इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv। अभी बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गामा, Cp, Cv एंड कंप्रेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा 17 नंबर, Bs माइनस Bt। देखो अभी यहाँ रेशियो में था ये वाला टर्म, अभी यही माइनस में है सब्ट्रैक्ट में। Bs माइनस Bt, रेशियो में क्या था, Bt ऊपर था, अभी क्या है Bt सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। माइनस T अल्फ़ा स्क्वायर V अपॉन Cp यानी कि प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद 18 नंबर में हम देख लेते हैं डेल टी अपॉन डेल पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू म्यू जो है यहाँ पे जूल थर्मल कॉफिशेंट है, जूल थर्मल कॉफिशेंट, और ये आ रहा है जूल थॉम्सन इफेक्ट से। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि dt बाय dp को हम म्यू कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है 1/Cp यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि इक्वल्स टू होगा T इंटू डेल वी अपॉन डेल टी के एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम माइनस v। तो ये हमारा है म्यू, जो डिनोट कर रहा है वो है जूल थर्मल कॉफिशिएंट। स्पेलिंग गलत लिख दी मैं, थर्मल होता है, जूल थर्मल कोएफिशिएंट एंड इट इज कमिंग फ्रॉम जूल थॉम्सन इफेक्ट, कूलिंग वाला कंसेप्ट से रिलेटेड है। अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला ये है ES यानी कि बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। यहाँ पे ES डिनोट कर रहा है एडियाबेटिक। आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई है वो सिर्फ बस याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर याद है तो आंसर आ जाएगा इजीली, कुछ सोचना नहीं, बस जितना मैंने बताया है वो अगर याद रहे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम तो यहीं लग जाएंगी। तो डेल पी अपॉन डेल टी एट टी इज इक्वल्स टू माइनस वी ऑफ डेल पी बाई डेल वी। ये मैंने दोबारा क्यों लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 20 नंबर, ये है ET। अभी देखो मैंने पढ़ा था ES दैट वाज एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, यानी आप ध्यान रखिए जहाँ भी S वाला टर्म है, मैंने बोला था बाद में बताऊंगी, S वाला टर्म एडियाबेटिक बता रहा है और T वाला टर्म थर्मल बताएगा, आइसोथर्मल टर्म। तो हेयर ET स्टैंड्स फॉर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो ये आप ऐसे लिखो, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू माइनस V डेल P अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T इज इक्वल्स टू माइनस, आई एम सो सॉरी मैंने ये फिर से रिपीट कर दिया और पिछले वाले में भी मैंने गलत लिख दिया है, मेरा ध्यान ठीक से नहीं लगा, सो सॉरी। सब कुछ सही है, बस यहाँ पे ये S आएगा, यहाँ पे ये S हो जाएगा और यहाँ पे T हो जाएगा। तो जहाँ पे S है वहाँ S होगा और जहाँ पे T है वहाँ पे T होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो आगे बढ़े। और हाँ, उल्टा भी हो जाएगा, जैसे कि अगर ES डिनोट कर रहा है एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, तो KS क्या डिनोट करेगा आपका, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, एडियाबेटिक ही होगा, बल्क मॉडुलस है यानी इनकम्प्रेसिबिलिटी है, और अगर K ले लिए हैं तो वो ही चीज़ चेंज हो जाएगी कंप्रेसिबिलिटी में, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। देखिए मैं बार बार यही सारी चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है, जो कन्फ्यूज़न है उसको कन्फ्यूज़न रहने नहीं देना है, कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें को बार बार ध्यान दे करके उसको एकदम क्लियर रखना है माइंड में भी। तो KS हो गया, अभी KT लिखना है, तो KT विल बी इज इक्वल्स टू एडियाबेटिक नहीं, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल व्हाट, कंप्रेसिबिलिटी, और क्या कंप्रेसिबिलिटी
गलती ना हो, कंप्रेसिबिलिटी हो गया। तो अगर फाइनली हम सब चीज़ों को कंक्लूड करें, जितना भी कंप्रेसिबिलिटी रिलेटेड टर्म था, देखिए एक रिलेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि k इज इक्वल्स टू होता है 1/बीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/बीटा नहीं 1/e इज इक्वल्स टू होता है दिस इज इक्वल्स टू बीटा, और k सेम ही है और ये रेसिप्रोकल है e का, और ये दोनों जो टर्म है वो इक्वल है -1/v del v अपॉन del p एट टी के। तो ये था बीटा के और ई का रिलेशन। अभी हम देखेंगे के पी के टी और क्या क्या चीज़ें थी उनका रिलेशन। तो ये हो जाएगा बी टी अपॉन बी एस, जो मैंने ऊपर में बताया था, इट इज़ इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई टी, जस्ट अपोजिट, क्योंकि अगर बीटा है कंप्रेसिबिलिटी तो ई एस हो गया इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो अगर यहाँ पे टी ऊपर में था तो यहाँ पे टी नीचे हो जाएगा, तो ई एस अपॉन ई टी हो जाएगा। और दिस टर्म पहले एडियाबेटिक फिर आइसोथर्मल, या फिर हम इधर से ले लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी से ही शुरुआत करते हैं। तो आइसोथर्मल अपॉन एडियाबेटिक का रेशियो हो गया गामा, और गामा तो हमें पता ही है सी पी अपॉन सी वी होता है ना, और सी पी अपॉन सी वी होता है, और सी पी अपॉन सी वी भी क्या होता है, के टी अपॉन के एस होता है, क्योंकि बीटा और के तो सेम है, तो के टी अपॉन के एस। तो बस मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, मैं नहीं चाहती कि और कोई ऐसे कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने ये ऐसे लिख दिया, आप लोग को दोबारा से कंक्लूड कर दिया। तो ये यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स वाला सारा कंसेप्ट। अब थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें बच गई है वो डील कर लेंगे हम लोग। तो अब एक टर्म आता है क्वेश्चन, अभी फॉर्मूला नंबर 21 ले लेते हैं, वो है इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, वो वाला। उससे क्या आया था हमारा एक कंसेप्ट, या फिर इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो इसमें ऐसे है कि Q2 अपॉन T2 लिख लेते हैं पहले, इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू Q1 अपॉन T1। हीट फ्लो एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी स्टेटमेंट हमें याद रखना है, 2 स्टेटमेंट था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली बार। तो पहले तो हम थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें रह गई है फॉर्मूला वाइज वो कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट है ना हमारा हीट इंजन वाला कंसेप्ट पहले देख लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हीट इंजन से शुरुआत करते हैं। तो हीट इंजन क्या है, हीट इंजन में हमारा जो DU होता है वो 0 होता है, साइक्लिक होता है क्या, अगर साइक्लिक हो तो 0 होता है, ऐसे याद रखिए कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है हीट इंजन में तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा और DQ इक्वल्स टू DW हो जाएगा। इसका रीज़न पता है क्यों, रीज़न बताने लगी, आज नहीं बताना था बट फिर भी बोल देती हूँ। DQ इक्वल्स टू होता है DU प्लस DW, तो अगर ये 0 ही हो जाएगा तो क्या बचेगा, DQ इक्वल्स टू DW। इन शॉर्ट क्या, यार बहुत इजी था इसलिए जल्दी से बोल दिया मैंने। तो अभी दूसरा जो फॉर्मूला है, ईटा इज़ कॉल्ड इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी किस चीज़ का इफ़िशेंसी, हम देखते हैं अगर कोई इंजन है तो उसका एफिशिएंसी देखेंगे कि कितना अच्छा वो वर्क कर रहा है। तो फॉर्मूला ऐसे है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो अगर ऐसे ले लें 1 माइनस Q2 अपन Q1, तो हमने ऐसा अज्यूम करके रखा है कि जो Q2 है वो ही है सिंक, तो सिंक अपॉन सोर्स, ठीक है। एक चीज़ होगा जो कि होगा सोर्स, दूसरा होगा सिंक। तो हम अगर जनरल इंजन की बात भी करें तो चलिए एक बार जनरल इंजन वाला भी पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट, जब इतनी दूर आ गए तो, क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा तो फॉर्मूला भी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा। तो देखिए आप कि ऐसे करके एक सोर्स है जिसमें
टेम्परेचर रिजर्वॉयर सेट किया है T1 टेम्परेचर पे। तो बीच में आपने मान लिया कोई हीट इंजन है या जनरल इंजन है, मैंने लिख दिया। तो जनरल इंजन का कंसेप्ट देख रहे हैं, ये कोई स्पेशल इंजन नहीं है। कार्नोट इंजन एक टाइप का स्पेशल इंजन है। हमने जनरल जिसको टेम्परेचर T2 पे सेट कर दिया गया है। सेकेंड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया T2। अभी यहाँ पे जो हीट इसको मिल रहा है वो Q1 है और इधर जो आ रहा है वो Q2 हो गया मान लिया। और बीच में जो भी काम हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन जो हो गया वो उसके पास है Q1 माइनस Q2, ऐसा हमने देखा है। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। पेन चेंज करना चाहिए। सिंपली हमने यहाँ पे मान लिया, ये लिख दो क्या कि ईटा है 1 माइनस Q2 अपन Q1। अभी हमने ऊपर में देखा ना यहाँ पे Q2 अपन Q1, तो ये ईटा इक्वल्स टू Q2 अपन Q1 है। एक हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू होता है NR T1 माइनस T2 लॉन ऑफ V2 या फिर VV अपॉन VA, कुछ भी लिख सकते हैं। तो Q जो होगा AB यानी A से B वो हो जाएगा NR T1 लॉन ऑफ VB अपॉन VA। A भी पाथ ले लिया हमने। तो हीट जो होगा वो एक्सपेंशन में एब्जॉर्ब होता है, पता है ये बात। तो मैं ये लाइन लिख देती हूँ, आगे के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हीट चाहिए होगा, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एक्सपेंशन अगर होगा तो एब्जॉर्ब्ड इन आइसोथर्मल। 4 टाइप का प्रोसेसेस होता है, जिसमें से एक प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होगा। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगा, बस ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए यहाँ पे। तो जो ईटा होगा ना वो ऐसे हम लिखेंगे फॉर्मूला वाइज कि W इक्वल्स टू Q ऑफ AB। तो यहाँ पे हमें पता है कि W क्या है और AB क्या है। तो ये सब जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा कि NR और NR कैंसिल हो जाएगा, T1 माइनस T2 और ये T1 बच जाएगा, ये वाला चीज़ भी कैंसिल हो जाएगा, लॉन वाला टर्म। तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला डिराइव होके आया। पहले था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और अब हमारे पास रिड्यूस होकर आ गया 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ऐसे ये रिलेटेड है Q एंड T से। तो ये जनरल इंजन की हमने बात कर ली। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इट इज़ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर हाई ही है लो ही है, वो डिग्री बता रहा है कि कितना हॉट एंड कितना कोल्ड रिजर्वॉयर है। और ये जो U है वो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम है। यार वो सब ज़्यादा डीप में अभी जाना नहीं चाहिए। तो अभी थोड़ा हम इन शॉर्ट देख लेते हैं कार्नोट साइकिल, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कार्नोट साइकिल के लिए पेन और मैं चेंज कर दूँ। कार्नोट साइकिल में बेसिकली एक डायग्राम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, PV डायग्राम। दिस इज़ PV डायग्राम। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे, तो ठीक है। इधर डिनोट कर देते हैं प्रेशर, इधर डिनोट कर देते हैं वॉल्यूम। अभी एक पॉइंट ले लिया, इसको ऐसे ले गए, इसको ऐसे ले गए, इसको ऐसे ले गए, इसको ऐसे ले चले गए। इसको ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं करती हूँ, डिराइव तो हमें करना नहीं है। बस मैं ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इसमें इस टेम्परेचर को मान लिया हमने T1 है। स्टार्ट यहाँ से अगर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टेप स्टार्ट हुआ। 4 प्रोसेसेस मैंने बताए थे। तो पहले T1 हो गया। T1 में जो प्रोसेस हुआ है वो हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। फिर वहाँ से ऐसे चेंज हो गया ग्राफ, यहाँ पे कैसे बताऊँ इतना सारा चीज़, इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बोल दूँ।
यहाँ पे डी इक्वल्स टू 0 अगर हो गया तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। मान लिया ए और बी और सी और डी पाथ ले लिया, तो ए से बी पाथ फॉलो करने में एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉलो किया, जिसमें टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी 0 है थ्रू दिस प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई। जो एक्चुअल इंटरनल एनर्जी है वो बदल नहीं रही है, तो जब चेंज नहीं हो रही है तो रेट ऑफ चेंज 0 हो गया। डज नॉट चेंज, तब जा कर के एनर्जी डिफरेंस 0 है, ना कि इंटरनल एनर्जी 0 है। ये बात आप ध्यान रखें। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, अब यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, डी यू इज इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू, ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो डी क्यू हो जाएगा वो 0 होता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस वापस जाएगा। देखो, ए से गया बी में, बी से गया सी में, अभी सी से इधर की ओर जा रहा है ना, यानी कि जहाँ से आया था साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ए की तरफ वापस लौट रहा है। तो इसी प्रोसेस में है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था ए टू बी, अभी सी टू डी क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस ही रहेगा और यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा। ये डिफरेंस आ गया। आइसोथर्मल कंप्रेशन, गैस कंप्रेस होने लगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पे फॉलो होगा। और इधर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा था और वापस साइक्लिक प्रोसेस जब अपना पाथ कंप्लीट करने वाला है। और देखो ग्राफ तो सेम ही बन रहा है ना, अभी यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है पीवी ग्राफ, यहाँ पे जो पीवी ग्राफ बन रहा है वो सेम है। इधर दोनों एक्सपेंशन आइसोथर्मल हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से एक तरफ एक्सपेंशन और एक तरफ कंप्रेशन हो रहा है। अभी बी टू सी में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो डी टू ए में एडियाबेटिक ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, लेकिन ये ग्राफ जो है, कर्व जो है, वो फॉलो कर रहा है कंप्रेशन। तो ये हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पे। कार्नोट इंजन की बात अगर करें तो ऐसे में जो होगा फॉर्मूला वो होगा ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, और फिर से ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है ना, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला W अपॉन क्यू ए बी, यानी कि वर्क डन अपॉन वर्क डन अपॉन क्यू एब्जॉर्ब। देखो यहाँ पे क्यू एब्जॉर्ब जो होता है ना, वो कौन सा लेंगे वो बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा क्यू ए बी क्यू ए बी, तो ये हो गया ना, यहाँ पे ये 1 वाला T1 है, तो यहाँ पे Q1 होगा, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर जिस जगह पे है वो वाला Q लेंगे, जो हीट एब्जॉर्ब हो गया और जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम हो वो वाला Q लेंगे। तो W अपॉन Q1 हमेशा यही फॉलो करते हैं हम लोग कार्नोट इंजन, ये वाला केस। ईटा इक्वल्स टू, ऊपर में वर्क डन तो लेंगे, लेकिन नीचे में लेंगे वो वाला Q ऑफ मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब्ड, Q यानी हीट एब्जॉर्ब्ड एट मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सब पढ़ लिया। और ज़्यादातर देखा गया है ना कि सोर्स का जो टेम्परेचर होता है, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, जनरली टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिंक, ज़्यादातर ऐसा होता है। तभी तो देखिए ईटा इज इक्वल्स टू हमेशा लेस देन 1 ही होता है जनरली, और परफेक्ट केस में ईटा इक्वल्स टू 1 होता है। आइडियल केसेस में उसी में हो सकता है, आइडियली ईटा इक्वल्स टू 1 हो सकता है, और वो कार्नोट इंजन में ही हो सकता है। तो अगर 1 से कम है और ईटा का वैल्यू है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि T2 किसे लेना है, T1 किसे लेना है, तो ये वाला ट्रिक हमेशा काम करता है कि ईटा हमेशा 1 से कम ही होना है। और ऑलरेडी यहाँ पे 1 से माइनस वाली वैल्यू है, यानी इस वैल्यू को 1 से कम होना ही पड़ेगा,
T2/T1 शुड बी लेस देन 1। तो अगर T2 बड़ा हो गया तो T1 छोटा से डिवाइड करो तो मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाएगी। लेकिन अगर ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा यानी T1 इज़ ग्रेटर देन T2 अगर है, तब हमेशा जो T2/T1 का जो रिज़ल्ट आएगा वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो ऐसे मैं डिसाइड करती हूँ कि ऊपर वाला जो वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए, नीचे वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, यानी कि T1 सोर्स बड़ा होना चाहिए और सिंक छोटा होना चाहिए। तो मैं तो फॉर्मूला ही बता रही थी, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट्स में जाने लगी। चलो ठीक है, अभी आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये रिवीजन क्लास हो गया, क्विक रिवीजन पूरे चैप्टर का। थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई हैं। हाँ, अभी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला बाकी है, तो क्या अभी कर ले 15 मिनट में? वो 5-6 फॉर्मूलेज होंगे उसमें। दस मिनट और लगेगा, वो कर ही लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं उसको छोड़ना ही क्यों है। अब क्लास लंबी हो ही गई है तो और थोड़ी हो जाए, तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं यहाँ से। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन velocity distribution we'll continue it in the next class। फिर वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मुझे 2-3 चीज़ें और बतानी है। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में वी एवरेज, वी आरएमएस, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर 3D 2D 1D के केसेस में, और फिर सारे प्रोसेसेस बताने हैं। फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बता दूंगी। तो ये एक पार्ट रह जाएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।